साया, अनकही चीख। रात के 2 बज चुके थे। अस्पताल की खाली गलियों में जब भी किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है तो जिंदा होने का भ्रम टूट जाता है और एक ऐसा सच सामने आता है जिसे दफन करने की लाख कोशिशें की गई हों। ये कहानी है उत्तर भारत के एक पुराने, लगभग भुला दिए गए सरकारी अस्पताल की। करीब 40 साल पुरानी इस इमारत के एक हिस्से को बंद करके नया विंग बना दिया गया था। लेकिन उस पुरानी इमारत का प्रसूति वार्ड, जहां कभी किलकारियां गूंजती थीं, अब केवल अंधेरे, धूल और भयानक खामोशियां समेटे हुए था। दिन के वक्त वहां टूटे हुए बेड और जंग लगे मेडिकल उपकरण पड़े रहते थे, लेकिन रात ढलते ही उस वीरान हिस्से की हवा बदल जाती थी। अस्पताल के पुराने कर्मचारियों में एक नियम बेहद सख्त था। रात 2 बजे के बाद उस वार्ड की तरफ भूलकर भी मत जाना। पहली दस्तक, डर की शुरुआत। बात उस रात की है जब झमाझम बारिश हो रही थी। अस्पताल लगभग खाली था और नई नर्स नेहा नाइट ड्यूटी पर तैनात थी। घड़ी ने जैसे ही 2:17 का कांटा पार किया, हवा में एक बेहद धीमी, सुन्न कर देने वाली आवाज तैरने लगी। ऊ ऊ। एक नवजात शिशु के रोने की वो क्षीण आवाज सीधे पुराने वार्ड के रास्ते से आ रही थी। नेहा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पास बैठे वार्ड बॉय से पूछा, क्या पुराने वार्ड में कोई मरीज है? वार्ड बॉय का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बिना पलक झपकाए बहुत कड़े स्वर में कहा, मैडम, वहां कोई नहीं जाता, और अगर वो आवाज दोबारा आए तो दरवाजा मत खोलना। नेहा ने उसे वहम समझकर टाल दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो आवाज फिर गूंजी, इस बार और अधिक स्पष्ट और अधिक दर्दनाक। जिज्ञासा और डर के बीच झूलती नेहा ने हाथ में टॉर्च उठाई और उस सुनसान गलियारे की ओर बढ़ चली। झपकती हुई ट्यूबलाइट्स और ठंडी हवा के बीच जब वो पुराने वार्ड के दरवाजे के पास पहुंची तो अंदर से किसी औरत के सिसकने की आवाज सुनाई दी। मेरे बच्चे को बचा लो। कांपते हाथों से नेहा ने दरवाजा धकेल दिया। टॉर्च की कमजोर रोशनी में धूल से ढके पलंग और टूटी हुई अलमारियां नजर आ रही थीं। कमरा पूरी तरह खाली था, सिवाय आखिरी कोने के अनसुलझा साया। वहां सफेद लिबास में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा नीचे झुका हुआ था। जब नेहा ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? उस औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा धुएं की तरह धुंधला था, लेकिन उसकी खाली आंखें सीधे नेहा के पेट पर टिकी थीं। तभी उस औरत ने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और नेहा की चीख निकलते निकलते रुक गई। उस औरत के शरीर के भीतर एक छोटी सी काली परछाई तड़प रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई अजन्मा बच्चा अपनी मां की कोख के अंदर हलचल कर रहा हो। औरत ने बेहद सर्द और डरावनी आवाज में फुसफुसाया, इसे बाहर मत आने देना। इसके तुरंत बाद अस्पताल की सभी लाइटें एक साथ फ्यूज हो गईं और किसी ठंडे हाथ ने अंधेरे में नेहा का गला दबोच लिया। चीखते हुए वो गलियारे की तरफ भागी और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। राज के पन्ने। सुबह होश आने पर जब नेहा ने डॉक्टर को यह बात बताई तो उन्होंने इसे सिर्फ एक डरावना सपना कहकर टाल दिया। लेकिन जब अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए तो एक भयानक सच सामने आया। 12 साल पहले उसी वार्ड में सीमा नाम की 8 महीने की गर्भवती महिला भर्ती हुई थी। रात के वक्त अचानक उसकी हालत बिगड़ी और ऑपरेशन के दौरान न सिर्फ सीमा की मौत हो गई, बल्कि रिकॉर्ड के मुताबिक उसका बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आ पाया था। उस रात की बुजुर्ग नर्स ने बताया था कि मरने से पहले सीमा बार बार चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे को अकेला मत छोड़ना। लेकिन उसके बाद उसका परिवार रातों रात अस्पताल से गायब हो गया था और उस रात की मेडिकल फाइल भी हमेशा के लिए रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। वो आवाज जो कभी नहीं रुकती। समय बीता और अस्पताल में नए निर्माण का कार्य शुरू हुआ। मजदूरों ने जब पुराने वार्ड की एक दीवार तोड़ी तो अंदर से एक पुरानी लोहे की अलमारी निकली। उसके भीतर मिली फाइल के आखिरी पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, मां की मृत्यु के बाद भी भ्रूण की धड़कन कुछ मिनटों तक दर्ज होती रही, इसे किसी को मत बताना। उसी रात उस फाइल को छूने वाला एक मजदूर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। सुबह जब उसका मोबाइल मिला तो उसकी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही वाक्य दर्ज था, तुमने दरवाजा क्यों खोला? ये बच्चा बाहर कैसे आ गया? आज भी अस्पताल के गलियारों में वो साया घूमता है। नर्सों के टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर आज भी एक बड़ी हथेली के साथ एक नन्ही सी हथेली का निशान उभर आता है। यही वजह है कि पुराने कर्मचारी आज भी चेतावनी देते हैं, रात के 2 बजे के बाद अगर उस वीरान वार्ड से किसी बच्चे के रोने की आवाज आए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो औरत और उसका अजन्मा बच्चा आज भी किसी अपने का इंतजार कर रहे हैं। वो शीशा टूट चुका था, लेकिन उस पर उभरे हुए 2 निशान, एक बड़ी हथेली और उसके नीचे एक नन्ही सी उंगली की छाप अस्पताल के उस वीरान प्रसूति वार्ड की हवा में किसी ठंडी सनसनाहट की तरह टंगे हुए थे। नर्स नेहा उस रात के बाद से नौकरी छोड़ चुकी थी। सुरक्षा गार्ड रामदीन ने अस्पताल आना बंद कर दिया था और अब उस पुरानी बिल्डिंग के इर्द गिर्द परिंदे भी पर मारने से कतराते थे। लेकिन डर कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपना रूप बदल लेता है।
घटना के ठीक तीसरे दिन अस्पताल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर शांतनु मल्होत्रा ने इस अंधविश्वास को जड़ से मिटाने का फैसला किया। उनके लिए ये सब दिमागी फितूर और पुरानी खंदक से उठी अफवाहों के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने आदेश दिया कि पुराने प्रसूति वार्ड के उस टूटे हुए हिस्से को पूरी तरह से ढा दिया जाए और वहां एक आधुनिक ब्लड बैंक या स्टोरेज रूम बना दिया जाए। शाम का वक्त था। सूरज ढलते ही आसमान पर काले बादलों का पहरा बैठ गया था। मानसून की वो रात अपने साथ एक अजीब सा सन्नाटा लेकर आई थी। 2 ठेकेदार और 4 मजदूर लोहे के बड़े बड़े हथौड़े, गैस कटर और टॉर्च लेकर तीसरी मंजिल के उस बंद गलियारे में दाखिल हुए। मजदूरों का सरदार मंगतू, जो साल भर से उस इलाके में काम कर रहा था, अपने हाथ में सिगरेट दबाए आगे आगे चल रहा था। साहब, कहते हैं यहां साया है। पिछली बार जो मजदूर गायब हुआ था उसका फोन उसी कमरे से मिला था, एक युवा मजदूर ने कांपते हुए स्वर में कहा। मंगतू जोर से हंसा। उसकी हंसती हुई आवाज खाली गलियारों में गूंजकर किसी डरावनी प्रतिध्वनि में बदल गई। अरे पगलू, भूत प्रेत सिर्फ शराबियों के वहम होते हैं। सरकार हमें दीवार तोड़ने के पैसे दे रही है, हवा में हाथ पैर मारने के नहीं। चलो काम शुरू करो। गैस कटर की नीली और चटक चिंगारियां उड़ने लगीं। लोहे की पुरानी चौखटें कटने लगीं। चिंगारियों की रोशनी में धूल के गुबार ऐसे नाच रहे थे जैसे कोई अदृश्य फौज जश्न मना रही हो। वार्ड के भीतर का तापमान तेजी से गिरने लगा। थोड़ी देर पहले जो उमस भरी गर्मी थी वो अब हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक में बदल गई थी। रात के ठीक 1:45 बज चुके थे। गैस कटर की धार जैसे ही प्रसूति वार्ड के सबसे भीतरी कोने की मोटी कंक्रीट की दीवार पर पड़ी, एक अजीब सी महक हवा में फैल गई, सड़े हुए गुलाबों और फॉर्मेलिन की तीखी गंध। मंगतू ने कटर बंद कर दिया। रुको, कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। सबकी सांसें थम गईं। दीवार के उस पार से, जो 12 साल से ईंटों और गारे के नीचे दबी थी, किसी के खुरचने की आवाज आ रही थी। खर्च खर्च खर्च, मानो कोई नाखून दीवार के प्लास्टर को भीतर से चीर रहा हो। साहब, दीवार के अंदर कोई है, युवा मजदूर पीछे हटते हुए हकलाया। पागल हो गए हो क्या? 12 साल से ये कमरा सील है। मंगतू ने खुद को संभालते हुए एक लोहे की रॉड उठाई और दीवार पर जोरदार प्रहार किया। धड़ाक! कमजोर हो चुकी ईंटें भरभरा कर गिर पड़ीं। धूल का एक ऐसा गुबार उठा कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही धूल छंटी, टॉर्च की रोशनी उस खोखली जगह पर पड़ी। वहां कोई कंकाल या लाश नहीं थी। वहां एक छोटा सा तहखाना था जिसे अवैध रूप से ईंटें चुनकर बंद किया गया था, और उस तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी जंग लगी हुई लोहे की टेबल रखी थी। टेबल पर एक जार रखा था जिसमें फॉर्मेलिन के तरल के भीतर कुछ सुरक्षित रखा हुआ था, और उसके ठीक बगल में रखी थी एक डायरी, सीमा की डायरी। मंगतू ने कांपते हाथों से वो डायरी उठाई। पन्ने पीले पड़ चुके थे। टॉर्च की रोशनी में उसने पहला पन्ना पलटा। लिखा था, वे मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहते हैं। वे कहते हैं कि ये जीवित नहीं बचेगा, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ वो सांस ले रहा है मेरी कोख के भीतर। अगर मैं जीवित नहीं रही तो मेरा बच्चा भी इस दुनिया की कैद से बाहर नहीं आएगा। हम यहीं रहेंगे, इसी वार्ड की दीवारों के साए में। डायरी का आखिरी पन्ना खून के धब्बों से सना था। उस पर लिखा था, दरवाजा बंद कर दिया गया है। बाहर कोई रो रहा है। मेरा बच्चा कह रहा है कि माँ, बाहर बहुत अंधेरा है। तभी छपाक! तहखाने के कोने में रखे उस पुराने जार का ढक्कन अपने आप खुल गया। उसके भीतर का तरल पदार्थ छलक कर फर्श पर आ गिरा। मंगतू और उसके साथी भौंचक्के होकर उस जार को देखने लगे। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस जार पर पड़ी, मजदूरों की चीख निकल गई। जार के अंदर कोई मेडिकल सैंपल नहीं था। वहां एक छोटी सी परछाई थी जो तरल के भीतर तैरते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। और वो परछाई किसी भ्रूण की नहीं, बल्कि एक पूरे विकसित नवजात शिशु की थी, जिसके सीने पर 12 साल पुराना अस्पताल का टैग लगा हुआ था। रात के ठीक 2 बजे बज चुके थे। अस्पताल के मुख्य जनरेटर रूम में, जो नीचे बेसमेंट में था, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे अस्पताल की बत्तियां एक झटके में बुझ गईं। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया, एक ऐसा सन्नाटा जो कान के पर्दे फाड़ देने वाला था। तीसरी मंजिल पर खड़े मजदूरों के हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गईं। सिर्फ एक टॉर्च का फोकस उस टूटी हुई दीवार पर पड़ा था। अंधेरे के उस अथाह समंदर में पुराने वार्ड के उस कोने से पैरों के घुंघरुओं की झनकार सुनाई दी। छन छन छन। वो आवाज हल्की थी लेकिन बहुत पास आ रही थी। मंगतू ने हकलाते हुए चिल्लाया, कौन है वहां? सामने आओ। तभी हवा का एक झोंका आया और सारे दरवाजे अपने आप तेज धमाके के साथ बंद हो गए। बाहर से तेज तूफान शुरू हो चुका था, लेकिन खिड़कियों के शीशे बाहर से नहीं बल्कि भीतर से हिल रहे थे। कमरे के तापमान में भारी गिरावट आ चुकी थी।
मजदूरों की सांसें धुएं की तरह भाप बनकर उड़ रही थीं। मंगतू ने मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे फेविकोल की तरह चिपक चुके थे। उसके ठीक सामने हवा में एक सफेद धुंध इकट्ठा होने लगी। धुंध धीरे धीरे एक औरत के आकार में ढलने लगी। उसके बाल जमीन तक खुले हुए थे, उसका सफेद गाउन खून से सना था और उसका चेहरा धुएं में लिपटा हुआ था, लेकिन उसकी खाली सूनी आंखें सीधे मंगतू की आंखों में झांक रही थीं। औरत ने धीरे से अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। उसके पेट पर बनी वो छोटी सी काली परछाई अब उसके शरीर से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगी थी। वो एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी, एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उसकी नन्ही मूक चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी। तूने मेरा दरवाजा क्यों तोड़ दिया? सीमा की वो आवाज किसी इंसान के गले से नहीं, बल्कि दीवारों के हर कोने, हर ईंट और हर टूटे शीशे से एक साथ आ रही थी। मंगतू का दम घुटने लगा। उसने देखा कि उस औरत की परछाई दीवार पर नहीं, बल्कि उसके खुद के सीने पर पड़ रही थी। औरत ने अपना दूसरा हाथ मंगतू के कंधे पर रखा। वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, इतना ठंडा कि मांस को चीरकर हड्डियों तक उतर जाए। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, औरत ने फुसफुसाया। मंगतू की चीख उसके गले में ही घुटकर रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उत्तर भारत के उस शहर पर पड़ी, तो अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस की गाड़ियां सा सायरन बजाते हुए मुख्य द्वार पर आकर रुक गईं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी टीम के साथ तीसरी मंजिल के उस बंद पड़े प्रसूति वार्ड में दाखिल हुए। वहां का नजारा देखकर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। दीवार के पास मंगतू बेसुध हालत में पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं और उसके पूरे शरीर का रंग नीला पड़ चुका था, मानो किसी ने उसके शरीर का सारा खून और ऊर्जा एक ही रात में खींच ली हो। उसके सीने पर एक छोटी सी हथेली का नीला निशान छपा हुआ था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि कोई बहुत छोटा लेकिन भारी हाथ उसके सीने पर बैठा था। बाकी मजदूर बेसमेंट में बेहोश मिले थे, जिन्हें अस्पताल के डॉक्टर होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो पुरानी डायरी और वो जार दोनों गायब थे। कमिश्नर ने मामले को दबाने के लिए तुरंत आदेश दिया कि उस पूरे प्रसूति वार्ड को हमेशा के लिए कंक्रीट की बड़ी दीवारों से सील कर दिया जाए। किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। अस्पताल प्रशासन ने बयान जारी किया कि गैस कटर से निकली जहरीली गैस के कारण मजदूरों का दम घुटा था। लेकिन उस रात के बाद से अस्पताल के कर्मचारियों ने एक नया नियम बना लिया है। आज भी जब घड़ी रात के 2 बजाती है, तो उस सील की गई दीवार के भीतर से एक महिला के लोरी गाने की आवाज आती है और उसके ठीक बाद एक नवजात शिशु की किलकारी गूंजती है। अस्पताल के पुराने डॉक्टर आज भी दबी जुबान में कहते हैं कि सीमा और उसका बच्चा कभी मरा ही नहीं था। वे आज भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब कोई नया मुसाफिर अनजाने में उस दीवार के करीब आकर पूछेगा, वहां अंदर कौन है? और उस अंधेरे से एक सर्द आवाज जवाब देगी, आ जाओ। दरवाजा खुला है। हवा में एक अजीब सा ठहराव आ चुका था। अस्पताल की वो बंद सील की गई दीवार अब सिर्फ ईंट और गारे का ढांचा नहीं रह गई थी, बल्कि वो एक अदृश्य और भारी रहस्य का केंद्र बन चुकी थी। मंगतू के बेहोश शरीर को अस्पताल से बाहर ले जाया गया था, लेकिन उसकी आंखों में जो खौफ जमा हुआ था, वो इस बात की गवाही दे रहा था कि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे इंसानी दिमाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्पताल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर शांतनु मल्होत्रा इस घटना के बाद हक्के बक्के थे। उन्होंने पुलिस की मदद से उस वार्ड को फिर से लोहे के भारी गार्डर और कंक्रीट से ढकवा दिया। उन्होंने सोचा कि मामला यहीं खत्म हो गया है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि कुछ चीजें दीवारों के मोहताज नहीं होती, वे समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकती हैं। घटना के ठीक 7वें दिन अस्पताल के डीप फ्रीजर और मोर्चरी रूम के आसपास अजीब हरकतें शुरू हुईं। रात के ठीक 2:30 बजे, जब पूरा अस्पताल गहरी नींद में डूबा होता था, तब बेसमेंट के गलियारों में किसी के नंगे पैरों के चलने की आवाज सुनाई देती थी। छप छप छप, तारांकन मानो कोई गीले फर्श पर चल रहा हो। वहां तैनात नाइट शिफ्ट का फार्मासिस्ट आलोक उस रात अपनी टेबल पर फाइलें चेक कर रहा था। अचानक अस्पताल के सारे सीसीटीवी कैमरों की स्क्रीन एक झटके में हरी हो गई। उन पर कोई वीडियो या फुटेज नहीं आ रहा था, बल्कि केवल एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा था, वो लौट रहा है। आलोक ने घबराकर मॉनिटर बंद करना चाहा, तभी उसकी नजर मोर्चरी रूम की तरफ जाने वाले कॉरिडोर के कैमरे पर पड़ी। वहां एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज दिखाई दे रही थी। वहां कोई इंसान नहीं था। वहां हवा में तैरता हुआ एक धुंधला सा साया था, जिसके ठीक बीचों बीच एक चमकती हुई नीले रंग की परछाई थी, एक अजन्मे बच्चे का आकार जो किसी अदृश्य गर्भ के भीतर मचल रहा था। और उस साये के ठीक पीछे फर्श पर एक औरत की परछाई चल रही थी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका एक हाथ उसके खाली पेट पर टिका था। आलोक की सांसें अटक गईं।
उसने हिम्मत करके अपनी टॉर्च उठाई और मोर्चरी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो उस ठंडे गलियारे में पहुंचा, हवा का तापमान 0 से भी नीचे गिर गया। उसकी सांसें जमने लगीं। कॉरिडोर की दीवारों पर लगे थर्मामीटर का पारा अचानक गिरकर -5 डिग्री पर पहुंच गया। दीवारों पर जमी बर्फ पर खुद ब खुद उंगलियों से कुछ लिखने की आवाज आने लगी। खर्च, खर्च, खर्च। आलोक ने अपनी टॉर्च उस दीवार पर डाली। दीवार पर खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, मेरा बच्चा मेरी कोख में तड़प रहा है, तुमने उसे दीवार के पीछे क्यों कैद किया? इससे पहले कि आलोक पीछे हटकर भागता, मोर्चरी का भारी स्टील का दरवाजा अपने आप एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ खुल गया। उस ठंडे कमरे के भीतर से कोई खुशबू नहीं, बल्कि एक भारी सड़े हुए मांस और सदियों पुरानी मिट्टी की महक बाहर आने लगी। कमरे के भीतर सबसे ठंडे फ्रीजर के पास वो औरत खड़ी थी। उसका सफेद गाउन अब खून से लथपथ हो चुका था। उसने धीरे से अपना सिर मोड़ा। उसका चेहरा अभी भी धुएं में छिपा था, लेकिन उसकी आवाज सीधे आलोक के दिमाग में गूंजी, इंसानी कानों से नहीं, बल्कि एक गूंजती हुई प्रतिध्वनि की तरह। दरवाजा मत खोलना, वरना वह बाहर आ जाएगा। तभी उस औरत के पेट के भीतर जल रही वो नीली रोशनी तेज हो गई। वो सिर्फ एक परछाई नहीं रही थी। उस रोशनी के भीतर से एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। एक ऐसी आवाज जो किसी नवजात की नहीं, बल्कि किसी सदियों पुरानी आत्मा की चीख जैसी थी। आलोक चीखते हुए पीछे भागा, लेकिन गलियारे के सारे रास्ते धुंध और अंधेरे से ढक चुके थे। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ठंडी उंगलियों वाला हाथ उसके गले को धीरे धीरे जकड़ रहा है। उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, अब तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। सुबह जब दूसरा स्टाफ मोर्चरी के पास पहुंचा तो आलोक वहां बेहोश मिला। उसकी धड़कनें बहुत धीमी थीं और उसके शरीर का तापमान बर्फ की तरह ठंडा था। जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो उनके होश उड़ गए। आलोक की छाती पर ठीक वैसे ही 2 निशान थे, जैसे मंगतू के सीने पर मिले थे, एक बड़ी हथेली का निशान और उसके ठीक नीचे एक नन्ही सी उंगली की छाप। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस दिन के बाद से अस्पताल के किसी भी डॉक्टर या नर्स को रात के वक्त आईने में अपनी शक्ल दिखाई देनी बंद हो गई। वे जब भी किसी शीशे या खिड़की के कांच के सामने जाते तो उन्हें अपनी जगह उस सफेद लिबास वाली औरत और उसकी कोख में पल रही उस रहस्यमयी परछाई का अक्स दिखाई देता। अस्पताल प्रशासन ने उस विंग को हमेशा के लिए सील कर दिया और अब उस शहर के लोग रात को उस रास्ते से गुजरने से भी कतराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं होती, वे इंसानी दुनिया और उस खौफनाक परछाई के बीच की आखिरी सरहद होती हैं। और उस सरहद के उस पार वह बच्चा आज भी अपनी मां की कोख से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। हवा का तापमान अब 0 से भी नीचे जा चुका था। मोर्चरी के उस ठंडे गलियारे में आलोक बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके सीने पर छपे हुए निशान इस बात की चीख पुकार मचा रहे थे कि वो साया अब उस इमारत तक सीमित नहीं रह गया था। वो किसी अदृश्य बीमारी की तरह धीरे धीरे पूरे अस्पताल को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। अस्पताल के प्रशासनिक गलियारों में खलबली मच गई थी। पुलिस और प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद डर की ये परछाई अब शहर के बाकी हिस्सों में भी फैलने लगी थी। लेकिन इस डरावनी दास्तान का सबसे भयानक मोड़ तब आया जब अस्पताल के नाइट गार्ड रामदीन की वापसी हुई। रामदीन, जो उस भयानक रात के बाद 3 दिन तक अस्पताल नहीं आया था और जिसने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया था, अचानक एक रात अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आया। उसकी चाल अजीब थी, उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी हुई घड़ी थी, वही घड़ी जो 12 साल पहले उस प्रसूति वार्ड के डॉक्टर की हुआ करती थी। वो घड़ी रुकी हुई थी। उसकी सुइयां हमेशा के लिए ठीक रात के 2 बजे पर आकर जम चुकी थीं। रात के ठीक 1:55 बज रहे थे। नया नाइट शिफ्ट इंचार्ज डॉक्टर समीर जब कॉफी पीने के लिए कैंटीन की तरफ जा रहा था, तब उसकी नजर रामदीन पर पड़ी। रामदीन अस्पताल के मुख्य गलिवारे में खड़ा था और उस बंद पड़ी हुई दीवार को लगातार घूरे जा रहा था, जिस पर हाल ही में कंक्रीट की नई परत चढ़ाई गई थी। रामदीन, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी तबीयत कैसी है? डॉक्टर समीर ने पास जाकर पूछा। रामदीन ने बिना अपनी गर्दन मोड़े बहुत ही धीमी और रोबोट जैसी आवाज में कहा, साहब, घड़ी की सुई अपनी जगह पर आ गई है। अब दरवाजा खोलने का वक्त हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो? समीर ने उसका कंधा हिलाना चाहा। तभी रामदीन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई वो पुरानी घड़ी डॉक्टर समीर की हथेली पर रख दी। जैसे ही समीर की उंगलियां उस ठंडी धातु से छूहीं, उसके कान में एक कान के पर्दे फाड़ देने वाली टिक टिक की आवाज गूंजने लगी। टिक 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 टिक। और ठीक उसी पल अस्पताल की दीवार पर टंगी सारी इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां एक झटके में पीछे घूमने लगीं। 2 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे, लेकिन अस्पताल के मुख्य लाउडस्पीकर और दीवारों पर लगी हर घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घूमकर ठीक 2 बजे पर आकर रुक गई। धमाक! अस्पताल का मुख्य जनरेटर एक बार फिर अपने आप चालू होकर बंद हो गया।
चारों तरफ का अंधेरा इतना घना हो गया कि टॉर्च की रोशनी भी सिर्फ 1 फीट आगे तक ही जा पा रही थी। उसी सन्नाटे के बीच उस बंद दीवार के भीतर से एक भारी गड़गड़ाहट की आवाज आई। वो ईंटें और कंक्रीट अपने आप टूटने लगी, मानो अंदर से कोई बहुत बड़ा दबाव उन दीवारों को बाहर धकेल रहा हो। डॉक्टर समीर खौफ से कांप उठा। उसने भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। उसने देखा कि रामदीन के शरीर की परछाई फर्श पर नहीं थी। उसकी जगह एक लंबी धुंधली औरत की परछाई थी, जिसके पेट के पास एक छोटी सी काली आकृति तेजी से छटपटा रही थी। रामदीन ने अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा आधा गल चुका था और उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह गायब थीं। उसने बहुत ही सर्द और डरावनी फुसफुसाहट में कहा, सुई 2 पर आ चुकी है, अब वो बाहर आ रहा है। दीवार की दरारों से अचानक एक अजीब सा नीला प्रकाश बाहर आने लगा। उस प्रकाश के साथ ही पूरे अस्पताल में एक साथ हजारों बच्चों के रोने की आवाज गूंज उठी, इतनी तेज और दर्दनाक कि खिड़कियों के शीशे अपने आप चटककर टूटने लगे। उस नीली रोशनी के बीच से एक छोटी सी परछाई दीवार को चीरकर बाहर निकली। वो एक ऐसा बच्चा था जिसकी आकृति तो इंसानी थी, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से ठंडी रोशनी और धुएं से बना हुआ था। वो सीधा डॉक्टर समीर की तरफ बढ़ने लगा, हवा में तैरते हुए, और उसके पीछे पीछे वो सफेद लिबास वाली औरत बाहर आ गई। उसके खुले बाल जमीन पर घसीट रहे थे और उसके हाथों में वही पुरानी मेडिकल फाइल थी जिसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। डॉक्टर समीर की चीख उसके गले में ही घुटकर रह गई। उसने अपनी हथेली पर रखी वो पुरानी घड़ी देखी। उस घड़ी का शीशा टूट चुका था और उसके भीतर से खून की एक बूंद टपककर समीर के हाथ पर गिरी। औरत ने अपने ठंडे और लंबे नाखून डॉक्टर समीर के गाल पर रखे और बहुत धीमी आवाज में कहा, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, क्या तुम उसे अपनी गोद लोगे? अगली सुबह जब सूरज की रोशनी अस्पताल की खिड़कियों पर पड़ी तो वो प्रसूति वार्ड पूरी तरह से खुला हुआ मिला। वहां न तो कोई दीवार थी, न ही कोई ईंट। वहां सिर्फ एक खाली कमरा था जिसके बीचों बीच वो पुरानी घड़ी पड़ी थी, जिसकी सुइयां अभी भी 2 बजे पर अटकी हुई थीं। डॉक्टर समीर और रामदीन दोनों गायब थे, लेकिन आज भी जब उस शहर में रात के 2 बजते हैं तो अस्पताल के बाहर से गुजरने वाले हर मुसाफिर की घड़ी की सुइयां अपने आप उल्टी घूमने लगती हैं और हवा में एक ही आवाज गूंजती है, टिक टिक। दरवाजा खुल चुका है। वो घड़ी अपनी जगह पर जमी हुई थी और उसकी सुइयां ठीक रात के 2 बजा रही थीं। डॉक्टर समीर और रामदीन के अचानक गायब हो जाने के बाद उस अस्पताल की हवा में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा पसर चुका था। प्रशासन ने उस विंग को पूरी तरह से लोहे की बड़ी बड़ी चादरों और कंक्रीट से वेल्ड करवा दिया था ताकि कोई भी अंदर न जा सके। लेकिन डर कभी दीवारों का मोहताज नहीं होता, वो अंधेरे की दरारों से रास्ता ढूंढ ही लेता है। इस खौफनाक माहौल के बीच उस शहर में एक ही ऐसा शख्स था जो इस अस्पताल के पुराने इतिहास से वाकिफ था, बाबा विशंभर नाथ। 80 साल की उम्र पार कर चुके बाबा विशंभर उसी अस्पताल के ठीक सामने बनी एक पुरानी बस्ती के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। 12 साल पहले जब उस अस्पताल में सीमा की दर्दनाक मौत हुई थी, तब विशंभर उसी अस्पताल में मुख्य वार्ड बॉय हुआ करते थे। उन्होंने अपनी आंखों से उस रात का वो काला सच देखा था जिसे अस्पताल के बड़े अधिकारियों ने हमेशा के लिए दफन कर दिया था। उस रात के बाद से वे मानसिक रूप से टूट गए थे और अस्पताल की नौकरी छोड़कर उसी वीरान इलाके में सन्यासी जैसी जिंदगी गुजारने लगे थे। लोग उन्हें पागल समझते थे क्योंकि वे अक्सर रात को खिड़की पर बैठकर एक ही बात बड़बड़ाया करते थे, जब तक वो बच्चा बाहर नहीं आएगा, घड़ी की सुइयां आगे नहीं बढ़ेंगी। घटना के ठीक तीसरे दिन जब पुलिस और प्रशासन अस्पताल को सील करने की तैयारियों में जुटा था, बाबा विशंभर लाठी टेकते हुए सीधे अस्पताल के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखें धंसी हुई थीं और उनके फटे हुए कुर्ते की जेब में एक लालटेन टिकी थी जिसकी रोशनी में केवल एक धुंधली सी लौ जल रही थी। अरे बूढ़े बाबा, यहाँ क्या कर रहे हो? रास्ता बंद है, भागो यहाँ से। एक पुलिस वाले ने उन्हें डांटते हुए पीछे धकेलना चाहा। विशंभर ने अपनी कांपती हुई उंगली उठाई और उस सील की गई दीवार की तरफ इशारा करते हुए एक ऐसी भयानक हंसी हंसे जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। तुम दीवारों पर कंक्रीट की परतें चढ़ा रहे हो, बेवकूफों। विशंभर की आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। वो दीवार ईंटों से नहीं बनी है, वो तो उस मां के आंसुओं और उस अजन्मे बच्चे की तड़प से गूंथी गई है। तुमने दरवाजा बंद किया है लेकिन रास्ता नहीं। पुलिस वाले उन्हें जबरन हटाने ही वाले थे कि तभी अचानक टिक टिक टिक, पूरे अस्पताल परिसर में एक साथ हजारों घड़ियों के टिक टिक करने की आवाज गूंज उठी। आसमान में काले बादलों ने अचानक ऐसा घेरा डाला कि दोपहर के वक्त भी रात जैसा अंधेरा छा गया। अस्पताल के बाहर लगे बिजली के खंभे के बल्ब एक झटके में तेज नीली रोशनी के साथ फट गए। बाबा विशंभर ने अपनी लाठी जोर से जमीन पर पटकी और बोले, वक्त आ गया है, सुई 2 पर आ चुकी है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, विशंभर अपनी लड़खड़ाती चाल से सीधे उस सील की गई दीवार की तरफ भागे।
उनकी जेब में रखी वो लालटेन अपने आप बुझ गई, लेकिन उनके हाथ से एक अजीब सी नीली रोशनी निकलने लगी। उन्होंने अपनी झुर्रियों से भरे हाथों से उस लोहे की वेल्डिंग को छुआ। जैसे ही उनका हाथ लोहे से लगा, एक तेज धमाका हुआ और वो भारी दीवार अंदर की तरफ भरभरा कर गिर पड़ी। धूल का एक ऐसा बवंडर उठा कि चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस धूल और धुंध के बीच से वही पुराना प्रसूति वार्ड फिर से बाहर आ गया, लेकिन इस बार उसका रूप और भी डरावना था। फर्श पर ताजे खून की परत जमी थी और हवा में सड़े हुए गुलाब और बर्फ जैसी ठंडक एक साथ तैर रही थी। बाबा विशंभर बिना डरे उस वीरान कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे अस्पताल के मुख्य द्वार पर खड़े लोग भी खिड़कियों से इस भयानक मंजर को देखने लगे। कमरे के ठीक बीचों बीच हवा में वही सफेद लिबास वाली औरत खड़ी थी। उसके खुले हुए बाल जमीन पर रेंग रहे थे और उसका चेहरा धुएं में लिपटा हुआ था। उसके पेट के पास जल रही वो नीली परछाई अब और अधिक स्पष्ट हो चुकी थी। वो एक ऐसा बच्चा था जिसकी आकृति तो पूरी तरह बन चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। उसकी जगह सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे जिनसे ठंडी रोशनी निकल रही थी। औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया और बाबा विशंभर की तरफ देखा। उसकी आवाज सीधे हवा में गूंजी, तूने ही मुझे उस रात अकेला छोड़ा था, विशंभर। विशंभर के चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सा प्रायश्चित और दर्द था। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दे, सीमा। उस रात डॉक्टरों ने मुझे मजबूर किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम बच्चे को बाहर निकालेंगे तो मां बच जाएगी, लेकिन लालच में उन्होंने दोनों को मार दिया और फाइलें जला दी। मां और बच्चा कभी अलग नहीं हो सकते, औरत ने सर्द आवाज में कहा, और उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। तभी उस औरत के पेट के भीतर से वो छोटा सा परछाई वाला बच्चा धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। उसका एक हाथ हवा में तैर रहा था और वो सीधे बाबा विशंभर की तरफ बढ़ रहा था। कमरे का तापमान इतना गिर चुका था कि विशंभर की दाढ़ी और बालों पर बर्फ की परत जमने लगी थी। विशंभर ने रोते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, ले आ अपने बच्चे को, मैं अपनी जान देने आया हूं। जैसे ही उस बच्चे की ठंडी परछाई ने बाबा विशंभर की उंगली को छुआ, एक तेज चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। वो चीख किसी इंसान की नहीं, बल्कि उस इमारत की चीख थी। अचानक अस्पताल की सभी खिड़कियां एक साथ खुलीं और एक तेज तूफान के साथ सारा कमरा सफेद धुंध में छिप गया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। जब धूल छंटी और पुलिसकर्मी अंदर पहुंचे तो प्रसूति वार्ड पूरी तरह से खाली था। वहां न तो कोई दीवार थी, न ही कोई औरत। वहां सिर्फ एक चीज पड़ी थी, बाबा विशंभर की वो पुरानी लाठी, और उसके ठीक पास रखी थी वो जंग लगी हुई घड़ी जिसकी सुइयां हमेशा के लिए 2 बजे पर रुक चुकी थीं। लेकिन उस रात के बाद से शहर के लोग आज भी कहते हैं कि जब कोई रात के वक्त उस पुराने अस्पताल के सामने से गुजरता है तो उसे एक बूढ़े आदमी की खांसी की आवाज सुनाई देती है, और उसके ठीक पीछे एक छोटे से बच्चे की हंसी की गूंज सुनाई देती है, जो आज भी इस दुनिया से अपना हक मांग रही है। अस्पताल के उस वीरान प्रसूति वार्ड में बाबा विशंभर के गायब होने और उनकी लाठी व जंग लगी घड़ी के छूट जाने के बाद सन्नाटा और अधिक गहरा, खौफनाक और दमघोटू हो चुका था। प्रशासन ने उस हिस्से को सीमेंट और स्टील की मोटी चादरों से इस तरह सील कर दिया था कि परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन डर अब सिर्फ एक इमारत तक सीमित नहीं रहा था, वो शहर की हवा में घुल चुका था। इस खौफनाक सिलसिले के बीच कहानी का सबसे रहस्यमयी और अंधेरा अध्याय तब शुरू हुआ जब उस सील की गई दीवार के ठीक मलबे के नीचे से एक पुरानी लोहे की चाबी मिली। ये कोई आम चाबी नहीं थी, करीब 8 इंच लंबी, काले जंग से सनी हुई, और उसके सिर पर एक अजीब सा नक्काशीदार निशान बना हुआ था, ठीक वैसा ही निशान जो 12 साल पहले गायब हुई सीमा की डायरी के पन्नों पर छपा था। चाबी मिलने की यह घटना शहर के एक युवा इतिहासकार और पुरालेखवेत्ता अंशुल के इर्द गिर्द घूमती है। अंशुल उन चुनिंदा लोगों में से था जो शहर के पुराने इतिहास और दबे हुए रहस्यों पर शोध कर रहा था। जब उसने सुना कि सरकारी अस्पताल के उस बंद प्रसूति वार्ड को हमेशा के लिए सील कर दिया गया है और वहां से एक रहस्यमयी चाबी बरामद हुई है, तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। अंशुल ने अपनी पुरानी जान पहचान का इस्तेमाल कर किसी तरह उस सील किए गए वार्ड के बेसमेंट के रास्ते से अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ लिया। उसके पास एक टॉर्च, एक कैमरा और एक नोटबुक थी। रात के ठीक 1:30 बजे बज रहे थे। अंशुल ने टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ना शुरू किया। अस्पताल के उस हिस्से में पाले जैसी ठंडक फैली हुई थी। दीवारों पर जगह जगह सीलन और फफूंद जमी थी। जैसे ही वो उस मुख्य दीवार के पास पहुंचा जिसे कंक्रीट से बंद किया गया था, उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह वही पुरानी जंग लगी हुई चाबी थी। अंशुल ने झुककर उसे उठाया। चाबी उठाते ही उसके हाथ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वो धातु इतनी ठंडी थी मानो उसे किसी ने अभी अभी बर्फ के भीतर से निकाला हो। तभी उसके कान में एक बहुत ही धीमी सिसकने वाली आवाज गूंजी, तूने मेरा ताला ढूंढ लिया, अब दरवाजा खोल दे। अंशुल का दिल जोरों से धड़कने लगा।
उसने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिवाय इसके कि उस बंद दीवार के बीचों बीच अचानक एक ऐसा पुराना लोहे का ताला प्रकट हो गया जो पहले कभी वहां नहीं था। एक विशाल जंग लगा हुआ ताला जिसमें कोई चाबी होल नहीं था, बल्कि वो सिर्फ उस चाबी के आकार का खाका बनाए हुए था। अंशुल भय और उत्सुकता के बीच फंस चुका था। उसने बिना सोचे समझे उस चाबी को हवा में लटके हुए उस ताले के सांचे में डाला। क्लिक! एक भारी गूंजती हुई आवाज के साथ वो ताला अपने आप खुल गया और उसके साथ ही वो कंक्रीट की दीवार अंदर की तरफ धसक गई। एक तीव्र नीले रंग की रोशनी उस टूटे हुए रास्ते से बाहर फूटी, इतनी तेज कि अंशुल की आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी थोड़ी धीमी हुई तो अंशुल ने देखा कि वो अब किसी आधुनिक अस्पताल के गलियारे में नहीं, बल्कि 12 साल पुराने प्रसूति वार्ड के भीतर खड़ा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा रिकॉर्ड में दर्ज था। सफेद चादरों से ढके बेड, जंग लगे मेडिकल उपकरण और हवा में तैरती फॉर्मेलिन की तीखी गंध। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस कमरे के बीचों बीच एक ऑपरेशन टेबल पर कोई लेटा हुआ था। वो सीमा थी। उसका शरीर सफेद लिबास में लिपटा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे खाली थीं। उसके पेट के पास वही नीली परछाई एक तेज कंपन के साथ हिल रही थी। वो बच्चा जो कभी इस दुनिया में जीवित पैदा नहीं हुआ था, अब उस चाबी के खुलने के बाद पूरी तरह से आकार ले चुका था। सीमा ने धीरे से अपना सिर उठाया और अंशुल की तरफ देखा। उसकी आवाज सीधे अंशुल के मस्तिष्क में गूंजी। 12 साल से मेरा बच्चा इस अंधेरे में कैद था। तूने इसे आजाद कर दिया है, अब तुझे इसकी जगह लेनी होगी। अंशुल पीछे भागा, लेकिन प्रसूति वार्ड के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा कि वो चाबी उसके हाथ से गायब हो चुकी थी और उसके सीने पर ठीक वैसे ही 2 निशान उभर रहे थे, एक बड़ी हथेली का और उसके नीचे एक नन्ही सी उंगली की छाप। अगली सुबह जब पुलिस और अस्पताल का स्टाफ उस सील किए गए वार्ड के भीतर दाखिल हुआ तो वहां अंशुल बेहोश पड़ा मिला। उसके शरीर का तापमान सामान्य से बहुत कम था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने पाया कि उसकी नब्ज केवल रात के ठीक 2 बजे चलती है और बाकी पूरा दिन वो मुर्दे की तरह स्थिर रहता है। प्रशासन ने उस चाबी को हमेशा के लिए एक लोहे के संदूक में बंद करके नदी में फेंकने का आदेश दिया, लेकिन डर को आप पानी में नहीं डुबो सकते। शहर के लोग अब रात के 2 बजने से पहले अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वो चाबी सिर्फ एक ताला खोलने के लिए नहीं थी, वो इस दुनिया और उस खौफनाक प्रसूति वार्ड के बीच का आखिरी दरवाजा थी। और आज भी जब रात के ठीक 2 बजते हैं तो अस्पताल की उस बंद दीवार के पार से एक बच्चे की किलकारी और एक माँ की लोरी गूंजती है और साथ ही सुनाई देती है ताले में चाबी घूमने की वो डरावनी आवाज। क्लिक क्लिक। रात के ठीक 2 बज चुके थे। उस पुराने वीरान सरकारी अस्पताल के गलियारे में अब सिर्फ सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा भारीपन था, ऐसा भारीपन जो सांसों को रोक दे। अंशुल उस सील किए गए प्रसूति वार्ड के भीतर बेहोश पड़ा था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। शहर के उस हिस्से में मानो समय थम सा गया था। लेकिन उस रात डर सिर्फ अंशुल तक सीमित नहीं रहा। उस खौफनाक रात की दास्तान अब शहर के हर कोने में एक अनकही परछाई की तरह फैलने लगी थी। अस्पताल की 3री मंजिल का नया पहरेदार। अंशुल के गायब होने या बेहोश मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने उस इलाके को और कड़ाई से सील कर दिया। लेकिन एक पुरानी इमारत अपने राज आसानी से नहीं छोड़ती। उस अस्पताल से सटी हुई बस्ती में रहने वाले एक युवा और तेज तर्रार पत्रकार राघव ने इस मामले की तह तक जाने की ठान ली थी। घव ने पुलिस की नजरों से बचकर रात के वक्त अस्पताल की पिछली खिड़की से अंदर घुसने का प्लान बनाया। उसके पास एक नाइट विजन कैमरा, एक छोटी टॉर्च और एक डिजिटल रिकॉर्डर था। रात के ठीक 1:45 बज रहे थे। राघव ने अस्पताल के पिछले जंगले को लांघा और 3री मंजिल के उस गलियारे में दाखिल हुआ जहां वो बदनाम प्रसूति वार्ड था। उस हिस्से में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई, सड़े हुए गुलाब, फॉर्मलिन और पुरानी मिट्टी की मिलीजुली गंध। उसके कदमों की आहट सन्नाटे में गूंज रही थी। यहाँ कुछ तो है, कोई ऐसी चीज जिसे विज्ञान कभी नहीं समझ पाया। राघव ने फुसफुसाते हुए अपने कैमरे का लेंस आगे बढ़ाया। तभी उसके ठीक सामने वाली दीवार पर लगे एक पुराने शीशे में कुछ हलचल हुई। राघव रुक गया। उसने टॉर्च की रोशनी उस शीशे पर डाली। शीशे में कोई दूसरा अक्स नहीं था, वहां सिर्फ एक औरत की परछाई खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और जिसका सफेद लिबास खून से सना था। और सबसे भयानक बात यह थी कि उस औरत के ठीक पेट के पास एक छोटी सी नीली परछाई मचल रही थी, एक अजन्मा बच्चा जो शीशे के भीतर से राघव की तरफ घूर रहा था। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन गलियारे का दरवाजा अपने आप एक तेज धमाके के साथ बंद हो गया। वो आवाज जो दिमाग को चीर दे। कमरे का तापमान अचानक गिरकर 0 से भी नीचे पहुंच गया। राघव की सांसें जमने लगी।
उसने अपने कैमरे से उस शीशे की तरफ फोकस करना चाहा, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चेतावनी बार बार ब्लिंक होने लगी, डिलीट, डिलीट। ये सच बाहर नहीं जाना चाहिए। तभी हवा में एक सर्द और गूंजती हुई आवाज तैरी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि सीधे उसके दिमाग के भीतर गूंज रही थी। तूने भी वही गलती की जो 12 साल पहले उन डॉक्टरों ने की थी। तू मेरे बच्चे का सच दुनिया को बताना चाहता है? राघव ने कांपते हुए पूछा। तुम कौन हो? सीमा? शीशे के भीतर खड़ी वो औरत धीरे से आगे बढ़ी, और हैरान करने वाली बात यह हुई कि वो सिर्फ शीशे के अंदर नहीं थी, वो धीरे धीरे शीशे को चीरकर बाहर आ रही थी। उसका एक हाथ बाहर आ चुका था, जिसकी उंगलियां बर्फ जितनी ठंडी थीं। उसके पेट के भीतर पल रही वो नीली परछाई अब और अधिक स्पष्ट हो चुकी थी। उस परछाई के भीतर से एक बच्चे के रोने की इतनी भयानक और गूंजती हुई आवाज आई कि राघव के कान के पर्दे फटते फटते बचे। मुझे मेरे बच्चे का हक चाहिए, सीमा की आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी। राघव ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से ऐसे चिपक गए थे मानो किसी ने उन्हें लोहे की कीलों से ठोक दिया हो। उस औरत का ठंडा हाथ धीरे धीरे राघव के गले तक पहुंच गया। तहखाने का दूसरा दरवाजा। अगली सुबह जब शहर में धूप खिली तो पुलिस को तीसरी मंजिल के उस गलियारे से राघव का डिजिटल कैमरा तो मिला, लेकिन राघव का कहीं कोई पता नहीं था। कैमरे की मेमोरी कार्ड में सिर्फ एक आखिरी वीडियो सुरक्षित था, जिसमें वो प्रसूति वार्ड पूरी तरह खुला हुआ दिखाई दे रहा था और कमरे के बीचों बीच एक नया अनदेखा तहखाना नजर आ रहा था। उस तहखाने के दरवाजे पर वही पुरानी जंग लगी हुई चाबी लटक रही थी, जिसे प्रशासन ने नदी में फेंकने का दावा किया था। वीडियो के आखिरी 2 सेकंड में कैमरे के ठीक सामने वो औरत और उसकी कोख में पल रही वो रहस्यमयी परछाई दिखाई देती है, जो बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, दरवाजा खुल चुका है, अब कोई नहीं बचेगा। आज भी उस शहर के लोग रात के 2 बजने के बाद उस अस्पताल के आसपास फटकने से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वह अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा दलदल है जहां जो भी गया वो उसी दीवार और उसी साये का हिस्सा बनकर रह गया, और उस साये के भीतर वो अजन्मा बच्चा आज भी इस दुनिया में अपनी पहली सांस लेने का इंतजार कर रहा है। राघव के अचानक गायब होने और तीसरी मंजिल के उस रहस्यमयी तहखाने से जुड़े वीडियो के सामने आने के बाद पूरा शहर एक अजीब से खौफ की आगोश में समा चुका था। पुलिस प्रशासन ने उस इलाके को मिलिट्री जोन की तरह सील कर दिया था। भारी भरकम तालों, लोहे की चादरों और कंक्रीट की दीवारों से उस पुरानी इमारत को ढक दिया गया था, ताकि कोई भी उस प्रसूति वार्ड तक न पहुंच सके। लेकिन डर जब हदों को पार कर जाता है तो वो दीवारों का मोहताज नहीं रहता। डर की गहराई और शहर का सन्नाटा। रात के ठीक 2 बजने में अब बस कुछ ही मिनट बाकी थे। शहर की गलियों में सन्नाटा ऐसा था मानो किसी ने हवा की सांसें ही खींच ली हों। स्ट्रीट लाइटें एक एक करके झपकने लगी और ठंडी बर्फीली हवा के झोंके खिड़कियों के पल्लों को जोर जोर से पीटने लगे। लोग अपने घरों के दरवाजे भीतर से 2-2 बार लॉक करके सो रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उस अस्पताल की वीरान खामोशी अब इस शहर के बेडरूम तक पहुंच चुकी है। अस्पताल के बाहर तैनात पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर विक्रम अपनी जीप में बैठकर सिगरेट जला रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने पिछले 3 दिनों में जो देखा था वो इंसानी समझ से परे था। मंगतू, आलोक, अंशुल और अब राघव एक के बाद एक जो भी उस प्रसूति वार्ड के करीब गया वो या तो गायब हो गया या फिर ऐसी हालत में मिला जहां उसकी सांसें तो थीं लेकिन रूह गायब थी। तभी टिक टिक टिक, इंस्पेक्टर विक्रम की कलाई पर बंधी घड़ी की सुइयां अचानक उल्टी दिशा में घूमने लगी। गाड़ी का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। गाने या खबरों की जगह रेडियो पर सिर्फ एक सुई जैसी तीखी आवाज और एक बच्चे के रोने की गूंज सुनाई देने लगी। वो तहखाना जो कभी बंद नहीं होता। अस्पताल के भीतर उस सील की गई दीवार के आर पार अब एक अजीब सी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। कंक्रीट की वो मोटी दीवारें अंदर से अपने आप चटकने लगी थीं, मानो किसी अदृश्य विशाल ताकत ने भीतर से हथौड़े चलाने शुरू कर दिए हों। धड़ाम धड़ाम, एक के बाद एक ईंटें अपने आप बाहर की तरफ गिरने लगीं। धूल का एक ऐसा घना और काला गुबार उठा जिसमें सड़े हुए गुलाब, फॉर्मेलिन और पुरानी मिट्टी की गंध एक साथ मिल गई थी। उस धुंध के बीच से वही पुराना प्रसूति वार्ड एक बार फिर अपने असली और डरावने रूप में प्रकट हो गया। फर्श पर ताजे खून के छींटे दिखाई देने लगे और छत से पानी की जगह काले रंग का कोई तरल टपकने लगा। कमरे के ठीक बीचों बीच रखी वो जंग लगी ऑपरेशन टेबल अपने आप हिलने लगी, और तभी कमरे के कोने में जहां घना अंधेरा था एक परछाई ने आकार लेना शुरू किया। वो सीमा थी। उसके बाल जमीन पर बिखरे हुए थे, उसका सफेद गाउन खून से पूरी तरह लथपथ था और उसकी खाली सूनी आंखें सीधे बाहर की तरफ देख रही थीं, मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो। उसके पेट के पास वो नीली चमकती हुई परछाई अब और अधिक बड़ी और स्पष्ट हो चुकी थी।
वो अजन्मा बच्चा अब कोख के भीतर छटपटा नहीं रहा था, बल्कि वो बाहर आने के लिए अपनी नन्ही उंगलियों से उस कोख को भीतर से चीर रहा था। मेरा बच्चा बहुत रो रहा है। सीमा की वो गूंजती हुई आवाज पूरे अस्पताल में ऐसे गूंजी जैसे किसी ने 1000 टन वजनी लोहे का दरवाजा पटक दिया हो। इंस्पेक्टर विक्रम का सामना। इंस्पेक्टर विक्रम से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और हिम्मत जुटाकर उस टूटी हुई दीवार के रास्ते से अंदर दाखिल हुए। उनकी टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस प्रसूति वार्ड पर पड़ी, उनके पैर जमीन पर जम गए। कौन है वहां? बाहर आओ, विक्रम ने कांपती आवाज में चिल्लाया। सीमा ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा धुएं और परछाई में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें सीधे विक्रम की आंखों में गड़ गईं। उसने अपना एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ अपने पेट पर रखा। तभी उस पेट के भीतर से एक बहुत ही भयानक और डरावनी आवाज आई। वो आवाज किसी बच्चे की नहीं, बल्कि किसी सदियों पुरानी आत्मा की थी। तूने मेरी मां को डराया, तूने मेरे रास्ते में दीवारें खड़ी की। विक्रम पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पीछे का दरवाजा पहले ही गायब हो चुका था। कमरे का तापमान इतना गिर चुका था कि उनकी मूंछों और पलकों पर बर्फ जम गई थी। सीमा धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों की आहट जमीन पर नहीं सुनाई दे रही थी, बल्कि हवा में तैरने जैसी थी। उसने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। उस हाथ के नाखून बहुत लंबे और काले थे। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। विक्रम ने अपनी रिवॉल्वर उठानी चाही, लेकिन उनकी उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं। सीमा ने बहुत ही सर्द और खौफनाक लहजे में कहा, दरवाजा अब कभी बंद नहीं होगा और मेरा बच्चा अब इस दुनिया में अपनी पहली सांस लेगा। शहर पर छाता हुआ साया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें उस शहर पर पड़ीं, तो अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल जमा हो चुका था। कमिश्नर खुद मौके पर पहुंचे थे। जब वे अंदर दाखिल हुए तो प्रसूति वार्ड पूरी तरह खुला हुआ था। वहां न तो कोई दीवार थी और न ही सीमा। वहां सिर्फ इंस्पेक्टर विक्रम की वो सर्विस रिवॉल्वर पड़ी थी जो पूरी तरह से बर्फ में जम चुकी थी, और रिवॉल्वर के ठीक बगल में फर्श पर ताजे खून से एक बड़ी हथेली का निशान और उसके ठीक नीचे एक नन्ही सी उंगली की छाप बनी हुई थी। विक्रम का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। प्रशासन ने एक बार फिर उस हिस्से को ढकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शहर के हर घर की दीवारों पर रात के ठीक 2 बजते ही वैसे ही नन्हे हाथों के निशान उभरने लगे हैं। और आज भी जब रात गहरी होती है तो उस अस्पताल के खंडहरों से एक माँ की लोरी और एक बच्चे की हंसी की आवाज हवा में तैरती हुई सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जो किसी को भी सोने नहीं देती। शहर की गलियों में जब रात अपने चरम पर पहुंचती है तो उस वीरान सरकारी अस्पताल के चारों ओर हवा की रफ्तार थम जाती है। पुलिस आयुक्त के कार्यालय से लेकर स्थानीय थानों तक हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इंस्पेक्टर विक्रम के गायब होने के बाद प्रशासन ने उस पूरे इलाके को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया था। अस्पताल की हर खिड़की, हर दरवाजे और हर उस रास्ते पर भारी भरकम लोहे की चादरें वेल्ड कर दी गई थीं, जहां से अंदर प्रवेश किया जा सकता था। लेकिन डर अब पत्थरों और दीवारों का मोहताज नहीं रहा था। तीसरी मंजिल की खामोश गूंज। रात के ठीक 1:50 बज रहे थे। मौसम में अचानक भारी बदलाव आया। आसमान में कोई बादल नहीं था, फिर भी अचानक शहर के उस हिस्से में घना कोहरा छा गया। ऐसा कोहरा जो किसी चिमनी के धुएं जैसा गाढ़ा और सड़े हुए गुलाबों की महक से भरा हुआ था। अस्पताल के मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे 2 नए सिपाही, कांस्टेबल अजय और कांस्टेबल मदन, अपनी जीप के अंदर बैठे कांप रहे थे। उन्होंने आपस में बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि पिछले आधे घंटे से उन्हें अस्पताल की तीसरी मंजिल से एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, घुंघरुओं की छन छन, और उसके साथ एक औरत की सुरीली, डरावनी लोरी। मदन, तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहां से हटकर थाने फोन करना चाहिए? अजय ने अपनी गन पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी उंगलियां पसीने से गीली हो चुकी थीं। मदन ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अस्पताल की तीसरी मंजिल की उस खिड़की पर टिकी थीं, जिस पर लोहे की जाली लगी थी। अचानक उस बंद खिड़की के भीतर एक नीले रंग की तेज रोशनी चमकी। वो रोशनी किसी टॉर्च की नहीं थी, वो किसी अजन्मे साए के भीतर से निकलने वाली ऊर्जा जैसी लग रही थी। और तभी अस्पताल के उस वीरान प्रसूति वार्ड के भीतर से एक ऐसी चीख गूंज उठी जिसने रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। वो चीख किसी एक इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो उस इमारत के अंदर दबे हुए सभी पीड़ितों की आवाजें एक साथ बाहर आ रही हों। तहखाने के भीतर का दृश्य, समय जैसे उस रात 2 बजे पर आकर जम गया था। अस्पताल की इमारतों में लगी सभी घड़ियां एक साथ बंद हो चुकी थीं। अगर कोई उस सील की गई दीवार के उस पार झांक पाता तो उसका दिल दहल जाता। वो दीवार अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक असीम, धुंधला और अंतहीन गलियारा फैल चुका था, जिसके दोनों तरफ पुराने जंग लगे हुए मेडिकल बेड कतार में रखे थे। हर बेड पर धूल की मोटी परत थी,
लेकिन बीच वाले मुख्य ऑपरेशन टेबल पर एक सफेद लिबास पहने औरत लेटी हुई थी। वो सीमा थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी उंगलियां अपने पेट पर टिकी थीं। उसके शरीर के भीतर वो नीली परछाई अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसकी कोख पारदर्शी नजर आने लगी थी। उस परछाई के भीतर एक छोटे से बच्चे का ढांचा पूरी तरह से आकार ले चुका था। एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखें नहीं थी, लेकिन उसके मुंह से लगातार एक मूक चीख निकल रही थी। सीमा ने धीरे से अपनी खाली आंखें खोली और हवा में तैरते हुए उस ऑपरेशन टेबल से उठी। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, वो हवा से कुछ इंच ऊपर चल रही थी। उसके हर कदम के साथ अस्पताल के फर्श पर खून की एक बारीक लकीर खिंचती जा रही थी। उसने हवा में अपना हाथ आगे बढ़ाया और बुदबुदाई, 12 साल हो गए मुझे इस अंधेरे में तड़पते हुए। मेरे बच्चे को इस दुनिया में अपनी पहली सांस चाहिए, और जो इस रास्ते में आएगा वो कभी वापस नहीं लौटेगा। शहर में फैलती दहशत। अगली सुबह जब सूरज की किरणें उस शहर की इमारतों पर पड़ी तो एक भयानक दृश्य सामने आया। अस्पताल के बाहर पहरा दे रहे दोनों कांस्टेबल अजय और मदन अपनी जीप के बाहर अचेत अवस्था में पड़े मिले। उनकी सांसें चल रही थीं, लेकिन उनके शरीर का रंग पूरी तरह नीला पड़ चुका था। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने पाया कि उनके सीने पर बिल्कुल वैसे ही निशान थे जो मंगतू, आलोक, अंशुल और राघव के शरीर पर मिले थे। एक बड़ी हथेली का निशान और उसके ठीक नीचे एक नन्ही सी उंगली की गहरी छाप। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन दोनों की घड़ियां ठीक 2 बजे पर हमेशा के लिए टूट चुकी थीं। प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने अब इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। मीडिया के प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी बयानों में इसे पुराने निर्माण के कारण फैली जहरीली गैस का प्रभाव बताया गया है। लेकिन शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि सच क्या है। अब शाम ढलते ही उस इलाके की सभी दुकानें अपने शटर गिरा लेती हैं। लोग रात के वक्त उस सड़क से गुजरना तो दूर, उधर देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि जब भी इस शहर की घड़ी रात के 2 बजाएगी तो वो पुराना प्रसूति वार्ड अपने आप खुल जाएगा। वो औरत और उसका अजन्मा बच्चा आज भी उस सुनसान गलियारे में खड़े होकर किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे अपने बच्चे को इस दुनिया की रोशनी दिखा सकें। और अगर कभी रात के वक्त आपको भी उस वीरान अस्पताल के पास से गुजरते हुए किसी बच्चे के रोने की धीमी सी आवाज सुनाई दे, तो भूल कर भी पीछे मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो आवाज किसी जिंदा बच्चे की ना हो, बल्कि उस साये की हो जो आपके ठीक पीछे खड़ा है। घड़ी की सुइयां ठीक रात के 2 बजाकर रुक चुकी थीं। शहर के उस पुराने वीरान सरकारी अस्पताल के इर्द गिर्द अब हवा भी जैसे जमसी गई थी। कांस्टेबल अजय और मदन के अचेत मिलने के बाद पुलिस महकमे में और अधिक खलबली मच गई थी। प्रशासन ने उस पूरे इलाके को चारों तरफ से बड़े बड़े बैरिकेड से घेर लिया था, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी या अधिकारी अब उस इमारत के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। डर अब केवल एक अफवाह नहीं, बल्कि एक ठोस खौफनाक हकीकत बन चुका था, जो हर किसी की सांसों पर भारी पड़ रहा था। बेसमेंट की गहराइयों में सुलगता सच। रात का सन्नाटा चीरती हुई एक तेज हवा का झोंका अस्पताल के मुख्य गेट से टकराया। अस्पताल के पिछले हिस्से में, जहां पुरानी मोर्चरी और बेसमेंट का रास्ता था, तापमान तेजी से गिरने लगा था। वहां की दीवारों पर जमी सीलन और फफूंद पर पाले की एक सफेद चादर बिछ चुकी थी। अगर कोई उस वक्त बेसमेंट के गलियारे में झांक पाता तो उसे एक बेहद अजीब और दिल दहला देने वाला नजारा दिखाई देता। अस्पताल की टूटी हुई फर्श के बीचों बीच, जहां से सीवेज और पुरानी मिट्टी की गंध आती थी, जमीन के भीतर से कुछ हल्के नीले रंग की परछाइयां ऊपर उठ रही थीं। वे परछाइयां किसी और की नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों की थीं जो पिछले 12 सालों में इस अस्पताल के उस रहस्यमयी साये का शिकार बने थे। मंगतू, आलोक, अंशुल, राघव और इंस्पेक्टर विक्रम। वे सभी एक कतार में बिना किसी आवाज के उस प्रसूति वार्ड की तरफ बढ़ने वाले रास्ते पर खड़े थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उनके चेहरों पर एक अजीब सा खालीपन था, मानो वे किसी अदृश्य ताकत के गुलाम बन चुके हों। प्रसूति वार्ड का खुला द्वार। तीसरी मंजिल पर स्थित वो पुराना प्रसूति वार्ड अब किसी बंद कमरे की तरह नहीं था। उसकी दीवारें पूरी तरह गायब हो चुकी थीं और उसकी जगह एक धुंधला, अंतहीन आसमान जैसा रास्ता खुल गया था, जिसके चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और ठंडी हवा का बवंडर तैर रहा था। कमरे के ठीक बीचों बीच हवा में तैरती हुई वो ऑपरेशन टेबल साफ चमक रही थी। उस पर लेटी हुई सीमा का शरीर अब पूरी तरह से पारदर्शी हो चुका था। उसके सफेद गाउन पर खून के धब्बे किसी गहरे काले रंग में बदल चुके थे। उसके बाल खुले हुए थे और हवा के बिना भी चारों तरफ लहरा रहे थे। सीमा ने धीरे से अपनी खाली पुतलीहीन आंखें खोलीं और हवा में अपना एक हाथ उठाया। उसके पेट के भीतर जल रही वो नीली रोशनी अब इतनी तेज हो चुकी थी कि उसने पूरे वार्ड को एक अजीब सी डरावनी नीली चमक से भर दिया था। उस कोख के भीतर पल रहा वो अजन्मा बच्चा अब पूरी तरह विकसित हो चुका था।
उसकी नन्ही उंगलियां उस पारदर्शी कोख की दीवारों को अंदर से थपथपा रही थीं। थप थप थप, तारांकन मानो वो इस दुनिया में आने के लिए बेकरार हो और बाहर की दुनिया को चेतावनी दे रहा हो। सीमा के होंठ फड़फड़ाए। उसकी आवाज सिर्फ उस वार्ड में नहीं बल्कि पूरे शहर के आसमान में गूंज उठी। 12 साल पहले तुमने मेरे बच्चे को मुझसे छीना था। तुमने मुझे उस अंधेरे तहखाने में जिंदा दफन किया था। तुमने सोचा कि तुम सच को छुपा लोगे, लेकिन सच कभी दफन नहीं होता। वह कोख से बाहर आकर अपना हक मांगता है। शहर की दीवारों पर उभरते निशान। उस आवाज के गूंजते ही शहर के हर कोने में एक खौफनाक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। शहर के रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों की दीवारों पर अचानक अजीब सी नमी और काले धब्बे उभरने लगे। जिन घरों की खिड़कियां उस अस्पताल की तरफ खुलती थीं, उनके शीशों पर खुद ब खुद किसी छोटे बच्चे के हाथों के निशान बनने लगे। एक बड़ी हथेली की छाप और उसके ठीक नीचे एक नन्ही सी उंगली का निशान। लोग डर के मारे अपने बिस्तरों में दुबक गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो खिड़की खोलकर बाहर देखे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने बाहर झांका तो उन्हें सड़क पर कोई नहीं बल्कि वही सफेद लिबास वाली औरत और उसकी कोख में पलती वो नीली परछाई दिखाई देगी। अस्पताल के बाहर खड़े पुलिस कमिश्नर ने जब अपने वायरलेस सेट पर उस अजीब सी गूंज को सुना तो उनके हाथ से सेट छूटकर नीचे गिर गया। वायरलेस से लगातार एक ही वाक्य बार बार रिपीट हो रहा था, दरवाजा खुल चुका है, अब मेरा बच्चा बाहर आ रहा है। वो अंतिम घड़ी। रात के ठीक 2:15 बज चुके थे। अचानक अस्पताल के उस खुले हुए प्रसूति वार्ड से एक तेज रोशनी का धमाका हुआ। एक ऐसा प्रकाश जो सूरज से भी ज्यादा तेज था, लेकिन उसकी गर्माहट जरा भी नहीं थी, बल्कि वो हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक लिए हुए था। उस नीले प्रकाश के बीचों बीच सीमा की कोख से वो परछाई धीरे धीरे बाहर निकल आई। वो एक ऐसा बच्चा था जिसकी आकृति तो इंसानी थी, लेकिन उसका पूरा शरीर ठंडी नीली रोशनी और ऊर्जा से बना हुआ था। उसने हवा में अपनी पहली सांस ली और उस सांस की सरसराहट से अस्पताल की बची खुची खिड़कियां भी चकनाचूर होकर नीचे गिर गईं। सीमा ने अपने उस बच्चे को अपनी बाहों में उठाया। उसका चेहरा पहली बार थोड़ा सा नरम पड़ा, लेकिन उसकी सूनी आंखों में अभी भी वो पुराना दर्द और बदला लेने की आग बाकी थी। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और हवा में तैरते हुए अस्पताल की उस टूटी हुई खिड़की के पास आई। उसने शहर की तरफ देखा, जहां डर के मारे हर घर की बत्तियां बुझ चुकी थीं। अब ये शहर हमारा है, सीमा की वो फुसफुसाहट पूरे शहर के हर एक नागरिक के कानों में सीधे गूंजी, जैसे कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा होकर बोल रहा हो। अगली सुबह जब शहर पर सूरज की रोशनी पड़ी तो अस्पताल का वो हिस्सा पूरी तरह से शांत और वीरान मिलसिया। वहां न तो कोई दीवार थी, न ही कोई परछाई, लेकिन शहर के हर घर के दरवाजे पर और हर गाड़ी के शीशे पर आज भी ताजे खून और ठंडी ओस से बने वे 2 निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। एक बड़ी हथेली का निशान और उसके ठीक नीचे एक नन्ही सी उंगली की छाप। और आज भी जब इस शहर में रात के ठीक 2 बजते हैं तो लोगों की घड़ियां अपने आप उल्टी घूमने लगती हैं और हवा में एक बच्चे की हंसी और एक माँ की लोरी गूंज उठती है, क्योंकि वो बच्चा अब इस दुनिया में आ चुका है और वो इंतजार कर रहा है कि अगला दरवाजा कौन खोलेगा।